जब वहाँ आया तो रिसर्च के सिलसिले में मैं योगेंद्र यादव और किशन पटनायक के साथ जुड़ा और लंबा और उस दौर के लोकसभा पूर्व स्पीकर रह चुके थे उड़ीसा के समाजवादी रवि राय जी, जिन लोगों ने वास्तव में जीवन जिया समाज के और कबीर की तरह जीवन जी के इस दुनिया से अलविदा हो गए। उसमें एक रवि राय जी भी थे, मधु दंडवते साहब, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला। मस्तराम कपूर साहब, सुरेंद्र मोहन जी और इंटरनेशनल सोशलिस्ट फोरम की उस समय जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी करता धरता थी लैला कबीर जी। आज जॉर्ज साहब नहीं है लेकिन वो भी थे उस दौर में। लैला कबीर जी जिंदा हूँ, भी देख रेख सब तरह की करती हूँ। तो मुझे मौका मिला इस तरह का काम करने का और धीरे धीरे मैं स्टोरी में इतना रम गया, उस काम को मैं करता रहा। जब हम एम्स में आरक्षण पॉलिसी की बात किया तो भाई जब मंडल लगा था तो मंडल लगने के बाद तो मंडल लगाने वाले जो नायकों थे उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, उन लोगों ने देश के 22 विभाग को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया। जैसे डीआरडीओ में आरक्षण नहीं हो सकता है, वहाँ लोग नहीं जा सकता। साइंटिस्ट डिपार्टमेंट में आरक्षण नहीं हो सकता है, वहाँ लोग नहीं जा पाए। और सुप्रीम कोर्ट पे एक मुकदमा थी, उस मुकदमा में आरक्षण वर्सेस यही सब चीज़ें थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण से गधे लोग आते हैं। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हमारा वर्ड नहीं है। आरक्षण से गधे लोग आते हैं, स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी में आरक्षण नहीं देना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा पार्लियामेंट में, तीनों लोगों को इकट्ठा करके। और भी थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह, गोपीनाथ मुंडे थे, बीएसपी से दारा सिंह चौहान थे सदन में। मतलब इस समाज से जीते हुए जो विभिन्न दलों में लोग थे, उन सब लोगों को हमने इकट्ठा कर दिया पार्लियामेंट के फ्लोर। और इसकी लड़ाई मजबूत की। जब लड़ाई मजबूत किया तो एम्स में पहली बार रिजर्वेशन लगी और रिजर्वेशन लगा तो उसमें आज सैकड़ों डॉक्टर हो गए। उसके बाद था अगला लक्ष्य था मेरा कि ऑल इंडिया पीजी सीट जितनी भी है एमबीबीएस में, तो शरद जी ने जब शिक्षण संस्थानों में अर्जुन सिंह को धीरे धीरे मोटिवेट करके आरक्षण का मास्टरमाइंड और जनक अगर इस देश में कोई रहा तो शरद यादव रहा। शरद यादव बौद्धिक रूप से सोचते थे और धीरे धीरे उसको गरमा देते थे। तो अर्जुन सिंह को उन्होंने कन्विंस किया उस समय के भारत की शिक्षा मंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी। शरद जी बार बार मुझे मुझसे जब कभी बात होती थी कहते थे एक काम हम लोगों से छूट गया उस समय, अगर तुम जैसा आदमी अगर रिसर्चर उस जमाने में मिल गया होता तो मंडल की सारी अनुशंसाएं हम लोग लागू करते। और अगर मंडल की सारी अनुशंसाएं देश में अगर लागू हो गई होती तो आज भारत की तस्वीर कुछ और हो। तो शिक्षण संस्थान में आरक्षण नहीं था, नौकरी में तो दे दिया लेकिन अपना बच्चा पढ़ के आ ही नहीं पाता, मेडिकल में नहीं है, मतलब शिक्षण संस्थान में है ही नहीं, आरक्षण है ही नहीं तो नौकरी में जाएंगे कैसे। तो बीपी मंडल जो अनुशंसाएं की थी आरक्षण एजुकेशन पर भी, अर्जुन सिंह को कन्विंस करने में शरद जी सफल हो गए और पीछे से उन्होंने ताकत दी। मंडल 2 पार्ट लगा तो देश में बड़ी आंदोलन हुआ, आंदोलन का केंद्र बिंदु एम्स बना। हर आरक्षण के विरोध का केंद्र बिंदु दिल्ली का एम्स बनता है। वहाँ पिछड़े वर्ग के लोग ना के बराबर थे उस दौर, पिछड़े में सब लोग आ गए। उस लड़ाई को लड़के वहाँ तो लागू हो गई और धीरे धीरे सब जगह लागू हो गई और पूरे देश के मेडिकल संस्थानों में हम लोगों ने लड़ाई लड़ दिया और जीता। ये 14 में इसकी सरकार आ गई, लगा कि भाई ये खत्म करना चाहती थी नरेंद्र मोदी की सरकार। इस व्यवस्था में जो गरीब गुरबे कमजोर लोगों को जो अधिकार मिला था धीरे धीरे उसको खत्म करने के लिए प्रयास कर रही थी। आवाज़ कहाँ से उठ रहा था, उस आवाज़ को दबाने का उन्होंने प्रयास किया। तो सरकार ने मुकदमा किया कि मेडिकल संस्थानों में इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए, ये जाएंगे तो पहले सरकार से या संबंधित संस्थान के अध्यक्ष से परमिशन लेंगे तब जाएंगे। तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया मेरे खिलाफ कि आप मेडिकल संस्थान में बिना कारण बताए आप नहीं जा सकते। और उसके बाद भी मैं रुका नहीं। तो उस समय का हेल्थ मिनिस्टर जो आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इसने हम पर 2 करोड़ रुपये का मानहानि करना किया कि डर जाएगा, खड़े लटका के चलता। मैं एकदम पकड़ आदमी है, जेब में मेरा कुछ नहीं रहता और है भी नहीं, बहुत साधारण आदमी। मैं काम करता हूँ पॉलिसी पर कि इस मुल्क में रहने वाले अपने लोगों के जीवन में ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे जा पाए। कौन लोग हैं जो भारत के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, किसको कहाँ होना चाहिए। इसी फिगर के लिए हम लोगों ने इस समय की लड़ाई
स्टार्ट किया और सबको इकट्ठा किया, क्योंकि जब तक ये तीनों यादव को इकट्ठा नहीं करेंगे भारतीय राजनीति या विषय चर्चा का नहीं बनेगा। मैं शरद जी के पास गया, मैं लालू जी के पास गया, मैं मुलायम सिंह जी के पास गया, मैं सबके पास जाता रहा। लोग कन्विंस हुए लेकिन बैठ नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बैठाने में मैं कामयाब हुआ और पार्लियामेंट में डिबेट हो गई। आजादी जनगणना 2010 के सदन में पहली बार, आज़ाद भारत में पहली बार चर्चा का विषय बना और सहमति बन गई। लेकिन कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, बीजेपी भी नहीं चाहती थी। इस दोनों पार्टी में जो ऊंची जात के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि भाई सत्ता में फिर से ट्रांसफर आ जाए और इस देश के जो लोग पिछड़ गए हैं उसकी एक सही तस्वीर निकल कर आ जाए, तो जनगणना को डिलेड कर दिया। लेकिन हम लोगों ने अभियान नहीं छोड़ा। जो हमारी टीम थी उसके बाद में एकदम फुल टाइमर हो गया कि जाति जनगणना पर देश भर में मुहिम चला के इस आवाज़ को बुलंद करना। मैं करता रहा, सैकड़ों सम्मेलन किया अलग अलग राजधानियों में, सब साथी जुड़े और ये आवाज़ को मरने नहीं दिया। धीरे धीरे तब तक कोविड का दौर के जस्ट पहले हम लोगों ने प्लान किया था 2019 के 5 अक्टूबर का दिन था, वो एक बड़ी मीटिंग हम लोगों ने, इसको गांव के चौपाल तक कैसे ले जाया जाए, वोटर से इसको कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि तो बहुत बड़ा सवाल है। जाति जनगणना आज समाज की जो तमाम बीमारियां हैं उसको दूर करने का एक मात्र एंटीबायोटिक है। आज भाजपा खुल के इसका विरोध नहीं कर सकती है और कांग्रेस तो आज इसका माला जपने लगी। जो लोग कांग्रेस के विरोध में थे आज वो माला जप रहे हैं और बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता बनती है तो जरूर कराएंगे। और हमें आशा भी है कि शायद मौका मिल जाए इस देश में, तो पहला काम होगा कि देश में जाति आधारित जनगणना अगर हो जाती है तो तस्वीर निकलेगी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि भाई इस बार हम लोग शुरू करते हैं बिहार से। तो बिहार में हम लोगों ने कहा कि भाई ये एकदम सत्याग्रह की तरह आंदोलन चलाना पड़ेगा। अपने साथियों को कहा, बगल में आलोक भाई हैं, हमारे लोहिया जी हैं, उनको हमने कहा कि भाई इस बार ऐसा स्तर चुनिए क्योंकि जीने और मरने से जुड़ा हुआ एक सवाल है। बिहार में मार धाड़ भी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जात पात है यहाँ पर। तो हम लोग जब गुजरेंगे तो अपर कास्ट का भी गाँव आएगा, ऊँची जात का भी गाँव आएगा, पिछड़े के गाँव में तो सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन हमारा पिछड़ा भाई नहीं जानता है कि यह क्या चीज़ है, अगड़ा सब जानता है। और हुआ भी हम लोगों के साथ इस तरह का। तो हमने यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी साहब को पत्र लिखा कि हम लोग रथ निकालने जा रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी और हम लोग निकल पड़े गांधी के सत्याग्रह के स्तर से निकले। 10 जिले का यात्रा हुआ। नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के साथ के गठबंधन में उससे एक मीटिंग होती है, हम लोग संज्ञान में उन्होंने ले लिया इस विषय से और मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि जनगणना तो बहुत अच्छा सवाल है, इस पर काम करना चाहिए। अब शरद जी हाउस में रहे नहीं, लालू जी हाउस में है नहीं, मुलायम सिंह जी की ऐसी ही हो गई, तो कौन बात करेगा इस विषय पर सदन में। अब जो चुन के आ रहे हैं पिछले 10 सालों में, हमने कहा था मुख्यमंत्री जी को कि अब जो चुन के आ रहे हैं पिछले 10 सालों में जो संसद की गरिमा गिरी है उसमें चुन के जाने वाले लोग इस स्तर के चुनकर गए हुए हैं। जन सरोकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय संसद पार्लियामेंट के लोग जानते थे कि हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट पर्चा लिख के अपनी बात सदन में रखवा देते थे। ऐसे भी नेता उस दौर में उसके पहले चुनकर गए हुए। अगर वैसा नेता नहीं होता तो जाति जनगणना पर चर्चा नहीं होती। पूरा हाउस में हम लोगों ने 200 सांसदों का समर्थन प्राप्त करके उस दौर में इकट्ठा कर लिया था। आज के दौर में ऐसे सांसद को हम लोग चुनकर नहीं भेज पा रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण था कि जब आरक्षण, महिला आरक्षण बिल सदन में पेश आया, इसमें तमाम पार्टियां दोषी थे। महिला आरक्षण बिल जब सदन में पेश किया जा रहा था और माननीय गृह मंत्री बड़ा आराम से पार्लियामेंट में एक फिगर रख रहे थे जिसमें कि हमारी पार्टी में 80 से अधिक सांसद पिछड़े वर्ग का है, 27 मिनिस्टर हमने पिछड़े वर्ग का बनाया, केंद्र में प्रधानमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग के हैं। उसी सदन में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा था। उस पर किसी दल ने इस पर विरोध नहीं किया, किसी दल ने इसके विरोध में मतदान नहीं किया। शरद यादव जी उस दौर में थे, लालू यादव जी उस दौर में थे, मुलायम सिंह जी थे। उस टिप्पणी यादव ने 2010 में सदन में उस दौर में भी आया था जिसमें राज्यसभा में पास हो गया था बिल। शरद यादव कहे कि भाई इस बिल को पास होने नहीं देंगे, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, अल्पसंख्यक की महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को, सबको इसमें शामिल करो। मैं कहता हूँ 50% नहीं 60% कर दो आरक्षण। 33% क्यों कहते हो? शरद जी का भाषण था, लालू जी का भी भाषण उसमें। आप इसको 50% से अधिक कर दो, लेकिन इस 50 जो करोगे इसमें हमारे वर्ग के लिए, माताओं बहनों के लिए स्थान सुनिश्चित करो। कांग्रेस डर गई। शरद जी का जब तक नहीं करोगे हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे।